मूवी संयुक्त राष्ट्र की कैद से स्टार्ट होती है जो कि अफ़गान ईरान सीमा पर है और कुछ ऑफिसर फ़ातिमा से बात करते हैं और कहते हैं कि वाकई ये चमत्कार है कि आप जिंदा हैं। डॉक्टर को धन्यवाद कहें जो आपके जीवन के लिए लड़े। तो अब आप बात करने के लिए तैयार हैं? फ़ातिमा भी कहती है, मुझे भी नहीं लगा था कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगी। और सभी को धन्यवाद कहती है और बातों के दौरान पता चलता है कि उसकी एक बेटी है और कोई उसको ले गया है जो कि बहुत ख़तरनाक है। फिर ऑफिसर फ़ातिमा से मुद्दे की बात पर आने को कहता है और फिर शालिनी बनी फ़ातिमा अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है और बताती है, मैं केरल भारत की रहने वाली हूँ। और आगे बताती, मुझे जाल में फंसाया गया, मेरा ब्रेन वॉश किया गया और पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। अगले सीन में हम बलूचिस्तान का एक हवाई अड्डा देखते हैं जहाँ फ़ातिमा किसी बंदे के साथ होती है और कोई दूरबीन से उस पर नज़र रखता है। फिर हमें फ़ातिमा आगे बताती है कि हमको काफिरों से लड़ने कोयटा जाना था। बैकग्राउंड में एक गाना चलता है, न जमी मिली न फलक मिला। ऑफिसर बोलते हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। शालिनी बोलती, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि महाराज से अपनी मर्जी से निकली थी। सब कुछ सेट किया गया था, मेरा खुद से कंट्रोल चला गया था। और व्यूअर को आगे पता चलता है कि फ़ातिमा अकेली नहीं है, ऐसे उसके जैसी हज़ारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अफ़गानिस्तान का कोई गांव जहां पर कुछ लोग फ़ातिमा का स्वागत बकरे की बलि देकर करते हैं। कुछ लोग बैठकर जिहाद और अमेरिका के बॉर्डर पार करने की बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ फ़ातिमा को कुछ महिलाओं के साथ खुश दिखाया गया है और वह अपना घर केरल याद करने लगती है। फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक आ जाता है। केरल की सीन आता है 2 साल पहले और एक गाने के माध्यम से शालिनी की दिनचर्या दिखाते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि शालिनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कासरगढ़ जा रही है। माँ और दादी के साथ बहुत खुश दिखाई जाती है। अगला सीन शिफ्ट होता है कासरगढ़ के नर्सिंग हॉस्टल में जहाँ 4 लड़कियाँ शालिनी, गीतांजलि, नीमा और आसिफा हैं जो एक साथ हॉस्टल के एक ही रूम में रहती हैं। उनमें एक मुसलमान लड़की भी थी। आगे कॉलेज में एक प्रोग्राम में शालिनी पर नज़र रखी जाती है और उसकी फ़ोटो खींचकर किसी को दिखाई जाती है। फिर मूवी प्रोजेक्ट में आ जाती है जहाँ शालिनी अपनी फ़ातिमा बनने की स्टोरी सुना रही है और ऑफिसर उसको बोलते हैं, तुम अपना नाम शालिनी बता रहे हो जिसका कोई वजूद ही नहीं। फिर ऑफिसर पूछते हैं, ISI कब ज्वाइन किया? फिर शालिनी कहती, कब ज्वाइन किया से ज़रूरी सवाल है, क्यों और कैसे ज्वाइन किया। और आगे बोलते हैं, एक सीधी सादी नर्सिंग स्टूडेंट को एक सुसाइड बॉम्ब बनाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। पूरी केरला को कैसे बम पर बिठा कर रखा है ये जानना ज़रूरी है। बचा लीजिए सर, प्लीज़ बचा लीजिए। और वह स्टोरी आगे सुनाना स्टार्ट करती है। अगले सीन में कुछ बच्चे और महिलाएं दिखाई जाती हैं। थोड़ी देर में फ़ातिमा कुछ लाशें देखती हैं और वह घबरा जाती है। फिर फ़ातिमा और उसका पति ISI हाइड आउट हेरात अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। इसी दौरान फ़ातिमा अपने पति से कहती है कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मेरी माँ से बात करवा दो, पर वह मना कर देता है। और फिर आगे पता चलता है कि जब निकाह हुआ था तब फ़ातिमा गर्भवती थी और यह बच्चा जिससे शादी हुई है उसका नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि हॉस्टल में जो मुसलमान लड़की आसिफा है वो कुछ लोगों से मिली हुई है और किसी को फ़ोन पर बोलती है कि तुम्हें शरीफ और सावधान दिखना है, हम लोग आ रहे हैं। फिर वे चारों एक कार में दिखाए जाते हैं जहां उनकी मुलाकात अब्दुल और रमीज़ से होती है। रमीज़ MBBS 5th ईयर में है और रमीज़ की रसभरी बातों में शालिनी आ जाती है और उससे प्रभावित हो जाती है। फिर वे चारों डिनर करने रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां एक दूसरे से बात करते समय आसिफा लड़कियों से पूछती है कि तुम लोग खाना खाने के पहले प्रे नहीं करते? तीनों लड़कियां बोलती हैं, नहीं करते। आसिफा फिर बोलती है कि खाना खाने के पहले प्रेयर ना करना पाप के समान है। थोड़ी देर में रमीज़ और अब्दुल भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं और वे सभी मिलकर खूब एंजॉय करते हैं।
उसके बाद वो चारों हॉस्टल लौटती हैं। लौटते समय कुछ जन्नत और मरने के बाद सज़ा वगैरह की बातें चलती हैं और शालिनी मुसलमान लड़की की बातों से कुछ प्रभावित होने लगती है। उसको लगता है कि सिर्फ अल्लाह ही दुनिया चलाता है। आसिफ़ा ढेर सारा ज्ञान बघाड़ती रहती है, जो आप अगर मूवी देखिएगा तो सुनिएगा। साथ ही साथ में ये भी दिखाते हैं कि उनका धर्म ही बेस्ट है। आसिफ़ा उन तीनों को ये बताने की कोशिश करती रहती है। मूवी में आगे हमें पता चलता है कि शालिनी और उसकी एक दोस्ती गीतांजलि वीकेंड्स पर मुसलमान लड़की के घर जाती हैं और इसी मिलने मिलाने में शालिनी रमीज़ और गीतांजलि अब्दुल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगला सीन शिफ्ट होता है। शालिनी को उसके पति इशाक के साथ दिखाया जाता है, जो बॉर्डर पार कर रहे होते हैं। फिर फ़ातिमा को वहाँ घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कानून तोड़ने की सज़ा दी जा रही है। वहाँ फ़ातिमा को एक लड़की मिल जाती है, जो उसे वहाँ बताती है कि तुम इस बाज़ार में यहाँ क्या घूम रही हो अकेली, तुम्हें डर नहीं लगता। फिर मूवी प्रेजेंट डे में आ जाती है। शालिनी बताती, मुझे एहसास होने लगा था कि ये एक ट्रैप है और हमें इसमें फंसाया गया है। अगले सीन में आसिफ़ा को किसी ग्रुप से मिलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वह किसी वीडियो में दवा के बारे में जानती है, जो बिना खाए पिए आपको कुछ दिनों तक ज़िंदा रख सकती है। आई थिंक वो ड्रग्स है। वहाँ कुछ मौलवी जैसे लोग बैठे बात करते हैं कि ये दवाई तुम्हारे काम को बहुत आसान कर देगी। उस ग्रुप में अब्दुल और रमीज़ भी होते हैं, जहाँ उसको समझाया जाता है कि लड़कियों से जिस्मानी रिश्ते बनाओ, उनको करीब लाओ, ज़रूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और अगले मिशन के लिए उन्हें तैयार करो। तुम लोग बहुत देर कर रहे हो, अब तक 3 लड़कियों को नहीं ला पाए। वहाँ यूके और यूरोप से 25 से 30 लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से सीरिया पहुँच रही हैं। कुछ देर बाद तीनों लड़कियों को मार्केट में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मुसलमान लड़के उनको छेड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट भी होती है, जहाँ वे लड़के उन तीनों के कपड़े भी फाड़ देते हैं। अगले सीन में तीनों को रोते हुए दिखाया गया है। फिर आसिफ़ा तीनों को कहती है कि तुम तीनों ने नकाब नहीं पहना था, इसलिए ऐसा हुआ। मार्केट में इतनी लड़कियाँ थी, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ बताते कभी उनके साथ रेप भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उन्हें बचाता है। फिर शालिनी रोते हुए कहती है कि तुम्हारे मतलब अल्लाह के सिवा और कोई गॉड हेल्प नहीं करता। तो आसिफ़ा बोलती, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा गॉड खुद ही हेल्प मांगता रहता है। नीमा की ओर इशारा करते हुए आसिफ़ा कहती, तुम्हारे जीजस भी हेल्पलेस हैं। फिर आसिफ़ा किसी से बात करती और कहती, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इतने कपड़े नहीं फाड़ना थे। अब आते हैं उनके सो कॉल्ड लवर रमीज़ और अब्दुल। उनको दिलासा देते हैं कि आई एम सॉरी, हम साथ नहीं थे और बहुत कुछ। थोड़ी देर तक आसिफ़ा रमीज़ से कहती है, तुम कैसे डॉक्टर हो, उनको कोई मेडिसिन वगैरह दो जिससे इनका डर और घबराहट खत्म हो जाए। फिर वे वही दवा देते हैं जिसके बारे में पिछले सीन में बताया गया था। फिर शालिनी और गीतांजलि नकाब पहनने लगती हैं और रमीज़ से शालिनी और अब्दुल से गीतांजलि की नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं और दोनों ने सेक्स भी कर लिया। नीमा इस सबसे परी है, वो किसी के झांसे में नहीं आई अब तक। यहाँ फिर से मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है कि कैसेट फंसी हुई है और आसिफ़ा गीता और शालिनी को कन्विंस कर लेती है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट और फिर उनको वही दवाई खिला देती है। अब हॉस्टल की कहानी से सीन शिफ्ट होता है सीरिया में, जहाँ फ़ातिमा बनी शालिनी को लेबर पेन होता है और वह एक बच्ची को जन्म देती है। फ़ातिमा का पति उसे बताता है कि काबुल जा रहा हूँ। उसके बाद उस लड़की से मिलती है जो मार्केट में मिली थी और कहती है एक बार माँ से बात करवा दो। फिर वह किसी बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वह सिर्फ SMS के लिए तैयार होती है और रिप्लाई नहीं आएगा ये भी बताती है। फिर फ़ातिमा SMS में बोलती है, अम्मा तुम नानी बन गई हो और ध्यान से सुनो, मैं अफ़गानिस्तान के छोटे से कस्बे शहबाद में हूँ। इशाक मुझे छोड़कर चला गया है, मैं यहाँ अकेली ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगी। आप नीमा को साथ लेकर पुलिस के पास जाओ और बोलो आसिफ़ा और मौलवी पर दबाव बनाएं और मुझे जल्द से इंडिया लेकर जाएं। पुलिस को मेरा पता बता दो और अम्मा से सॉरी भी बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और थोड़ी देर
में जिसने फ़ोन का SMS करवाया था उसका पति उसे गोली मार देता है। अगला सीन फिर आसिफा से स्टार्ट होता है, जो गीतांजलि और शिवानी से पूछते हैं, तुम लोग घर में अपने लवर्स के बारे में बता पाओगी? फिर दोनों के घर के सीन दिखाते हैं। परिवार वाले उनको हिजाब में देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर शालिनी अपने माँ को भगवान के खिलाफ लेक्चर देती है कि मुझे हिंदू होने में शर्म आती है। कुछ दिन रुककर वे दोनों फिर वापस आ जाती हैं। अगले सीन में मौलवी कुछ लोगों को शालिनी और गीतांजलि को बताते हैं कि दुनिया चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है और मंदिर चर्च की खूब बुराई बताते हैं। ये सब सुनने के बाद शालिनी बोलती है, अच्छा लेक्चर था। वहीं उनकी मुलाकात भाग्यलक्ष्मी से हो जाती है और वह बताती है कि वह यहीं डोरमेट्री में रहती है 48 गर्ल्स के साथ और वे सब अपना घर छोड़कर आई हैं और वह बताती है अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। मैं भी वही करने जा रही हूँ। इसी बीच शालिनी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। फिर आसिफा सलाह देती है, तो क्या हुआ, तुम रमीज़ के साथ इस्लाम कबूल करके शादी कर लो। फिर गीतांजलि के बॉयफ्रेंड भी उससे कुछ न्यूड फ़ोटोज़ मंगवाता है और वो भी प्यार में पागल है तो भेज देती है। अगला सीन फिर सीरिया का दिखाया जाता है, जहाँ फातिमा बनी शालिनी को पता चलता है उसका पति मारा गया। अगला सीन फिर फ्रेसेट में चला जाता है। गीतांजलि के इस्लाम कबूल करने पर उसके पिता को अटैक आ गया। फिर वह उनसे मिलने जाती है और कहती है कि ये काफिर हैं, अल्लाह की मर्जी है। फिर अगले सीन में मौलवी अब्दुल से पूछते हैं, तुम्हें कितना टाइम लगेगा? फिर अब्दुल गीतांजलि से बोलता है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो सीरिया चलो। वह जिद करता है तो गीतांजलि समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है, बार बार सीरिया का क्या बोलते रहते हो। फिर वह उसकी न्यूड फ़ोटोज़ भेज कर बोलता है कि निकाह करके सीरिया चलो, नहीं तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर हम मौलवी और शालिनी को देखते हैं और पता चलता है कि निकाह के पहले ही रमीज़ अपने अम्मा के साथ मालदीव चला गया, अब लौट कर नहीं आएगा। यह सुनने के बाद शालिनी कहती, मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मौलवी सलाह देते हैं किसी और से निकाह कर लो जो इस बच्चे को अपना नाम दे दे, और मौलवी समझाते कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अगर तुम निकाह करके अल्लाह के राय पर उसका पैगाम और हुकूमत बढ़ाने के लिए खलीफा की खिदमत करने के वास्ते अपने शौहर के साथ सीरिया चले जाओ, तो अल्लाह एक क्या हज़ारों गुनाह माफ़ कर देगा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। इशाक नाम के बंदे से शालिनी का निकाह हो जाता है। फिर गीतांजलि को अपने घर में दिखाते हैं कि वह इस तरह से ट्रैप से बाहर आकर अपने घर चली जाती है। निकाह के दौरान समहाउ शालिनी की माँ को पता चल जाता है और वह वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी और दामाद को घर ले जाना चाहती हूँ, पर मौलवी मना कर देते हैं। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर गीतांजलि की न्यूड फ़ोटोज़ वाली वीडियोज़ आ जाती हैं, जिसको देखकर गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। शालिनी प्रेजेंट डे में बताती है कि मैं और इशाक सीरिया जाने के लिए तैयार थे, इसलिए हमारी स्पेशल क्लास चल रही थी। फिर ऑफिसर पूछते, तुम्हें हथियार गोला बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी गई? तो शालिनी मना कर देती और बताती कि मैं खुशी खुशी सीरिया जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो दवा बहुत ख़तरनाक थी, उसको खा लेने पर कोई भी खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाता बिना किसी डर के। फिर एक किलिंग मशीन बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वह बताती कुछ लोगों ने उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा, सारे पेपर वर्क तैयार करके दिए और बहुत सारे पैसे दिए, जिसका आसिफा ने हमें शॉपिंग करवाई। इशाक के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे थे, हमें यह पता नहीं था। हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए, सब कुछ याद करने को बोला गया, यहाँ तक कि मैप भी, ताकि किसी को हम पर कोई शक ना हो और वहाँ जो भी पूछा जाए उसके मैं सही सही जवाब दे दूँ। वहाँ से निकलने के पहले मुझे अम्मा से मिलने दिया गया और अम्मा को बताया कि हम लोग कोलंबो जा रहे हैं हनीमून के लिए। फिर इशाक और फातिमा कोलंबो श्रीलंका पहुँचते हैं। वहाँ उसकी बात नीमा से होती है और वह सारी बातें फातिमा को बता देती है कि ये पूरा ट्रैप है, तो वहाँ से तुरंत वापस आ जाओ। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, तो उन्होंने मेरी ड्रिंक में दवा मिला दी
और मेरा रेप किया, और गीतांजलि की सुसाइड की बात भी उसको बता देती है। फिर एक कार में इसाक और फातिमा को दिखाया गया कि वे सीरिया के लिए निकल गए हैं। इधर नीमा और शालिनी की माँ पुलिस के पास मदद मांगने जाती है और वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि करीब 2800 से 3200 ईसाई और हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं और 30,000 से ज़्यादा लड़कियाँ मिसिंग हैं और वास्तव में ये 50,000 है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फातिमा के बच्चे को कोई 2 लोग छीन कर ले जाते हैं और उसको एक काल कोठरी में कई लड़कियों के साथ बांध कर डाल दिया जाता है और वहाँ पर बारी बारी से रेप किया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद गाड़ी में डालकर ईरान की सीमा के पहले किसी कैंप में लाया जाता है और फिर वहाँ बंद कर देते हैं। फिर वर्तमान में फातिमा को दिखाते हैं और ऑफिसर्स को बताते हैं कि जितना मैंने मैप स्टडी किया था उससे मुझे लगा कि हम सीरिया से टर्की की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र शक्ति स्थापना बल के नियंत्रण में है, तो मुझे पता चला कि ये मेरा बचकर निकलने का लास्ट चांस था। फिर फातिमा और उसके साथ फंसी हुई लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। भागते समय 2 लड़कियों को गोली मार दी गई, पर फातिमा जो कि हीरोइन है मूवी में भागने में कामयाब हो जाती है। फिर 17 घंटे बाद आसमान में एक ड्रोन के माध्यम से शालिनी को देखा जाता है। अमेरिका के लोग शालिनी को अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाते हैं क्योंकि उस पर बम बंधा हुआ था और उनको लगता है यह मानव बम है, अटैक के लिए आई है। और शालिनी बोलती, मुझे इंडिया ले चलो, मैं सबकी पोल खोल दूंगी जो इस आतंक के खेल में है, सबको। फिर ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारी सारी बातें हमने सच मान ली, पर इनोसेंट होने का कोई सबूत नहीं है। तुमने फेक पासपोर्ट पर 3 देश क्रॉस किए हैं। इंडिया से तुम्हारी सारी कोशिश सीरिया आने तक की थी और यहाँ आकर 1 साल तुम एक आतंकवादी के साथ उनकी हाइड आउट में रहे। कोई तुम्हें इनोसेंट कैसे प्रूव कर सकता है? तुमने पूछताछ में हमारा बहुत सहयोग किया और भारत में आतंकी नेटवर्क के बारे में गाइड किया। तुम्हारा कबूलनामा कई तरह से हमारी मदद करेगा। हम तुम्हें इस कारावास में सुविधा और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं और तुम्हारी बच्ची को ढूंढने में भी मदद करेंगे। फिर फातिमा अपनी माँ से बात करती है। माँ बहुत भावुक हो जाती है। फातिमा बताती, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना, मैं घर वापस आने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सॉरी माँ, मेरी तरफ से आपको बहुत दिक्कत हुई। जेल में बंद करने के पहले वह अपना नाम शालिनी हिंदू फ्रॉम केरला बताती है। इस तरह मूवी की सैड एंडिंग होती है। मूवी केरल की रियल स्टोरी पर बनाई गई है। इसको एक बार हॉल में ज़रूर देखें। मूवी के अंत में पीड़ित परिवारों की कुछ बातचीत भी दिखाई गई है।